हेलो एवरीवन। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्लास 11th और 12th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूं और पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो पेपर लेवल क्या हो सकता है और कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं कि पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है पेपर लेवल पे, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको क्लास 11th 12th में ज़्यादा फोकस रखना है जिस पर और जिसको पढ़ना है। बाकी आपको रीड तो सारे चैप्टर करने हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आपको सारे चैप्टर्स के बारे में होनी चाहिए। और मैं इस पे भी बात करूंगा कि पेपर लेवल क्या हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें क्या हुआ है ये मैं बता दे रहा हूँ। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे, अब इनको घटा के 120 क्वेश्चन कर दिया गया है। टाइम पहले 3 घंटे 20 मिनट मिलता था, अब इस टाइम को भी घटाकर 140 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट कर दिया गया है। तो ये चेंज हुआ है, ये हमने चेंज की बात कर ली कि इस बार ये चेंज हुआ है। तो इस चेंज की वजह से सबको डाउट आ रहा है कि कहीं पेपर का लेवल चेंज तो नहीं हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर तो नहीं बनने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ABMU जो है, जो इस एग्ज़ाम को कराता है, उसने कोई भी सैम्पल पेपर नहीं दे रखा है और सिलेबस को क्लैरिफाई भी नहीं कर रखा है। अगर आप ब्रोचर देखें तो ब्रोचर में उसने साफ साफ नहीं लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है इंटरमीडिएट लेवल, जबकि पेपर जो आता है वो 11th को भी इंक्लूड करता है, 12th को भी इंक्लूड करता है, और लगभग 30 से 40% या कहें तो 50% तक क्वेश्चन भी उसमें 9th से 10th क्लास से भी पूछे जाते हैं। जनरल साइंस जिसको कहते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से उसका सिलेबस क्लियर नहीं, यही रीज़न है कि इसका पेपर कठिन होने का चांस बहुत कम है। कोई भी पेपर कठिन तब किया जाता है जब हम उसको क्लैरिफाई करते हैं कि हम ये चैप्टर देंगे, इस चैप्टर से ये टॉपिक देंगे, तब जाके कोई पेपर कठिन होता है। लेकिन पेपर पैटर्न में हल्का सा चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए मैं हर वीडियो में बता देता हूँ आपको कि अगर किसी सब्जेक्ट में 24 क्वेश्चंस हैं, टोटल 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल मिलेंगे, मतलब कि इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, और बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वही हार्ड हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन से ज़्यादा उसमें हार्ड लेवल के नहीं आएंगे। पेपर पैटर्न कोई भी अचानक से नहीं चेंज होता है, पेपर लेवल अचानक से नहीं चेंज किया जाएगा। प्रीवियस पेपर जो होते हैं उन्हीं को एनालाइज करके पेपर दिया जाता है। तो अगर पेपर लेवल बढ़ता है तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं, 20-24 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यही आपके बढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रख के अपनी तैयारी कीजिए। ज़्यादा कठिन, ज़्यादा हार्ड पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। अब सिर्फ 40 से 45 दिन आपके पास हैं, आपके पास 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इस पे फोकस रखना है कि जो जनरल, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आए वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो पेपर लेवल मैंने बता दिया है, हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कठिन होगा तो 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आएंगे, हार्ड लेवल के आएंगे, और 3 से 4 ही या 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आएंगे। बाकी जैसा पेपर आता था वैसे ही आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे। जनरल साइंस का तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है जो 9th-10th लेवल का होता है। आपको 24 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल साइंस के। 8 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं जनरल साइंस के, इसलिए आपका वो तैयार होना चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप 9th और 10th की NCERT पढ़ लीजिए। तो इसमें मैंने पेपर पैटर्न, पेपर लेवल की बात कर ली है। अब मैं आपको 11th और 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ जो आपको जरूर पढ़ना है, जिसके फार्मूले और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। वर्क पावर एनर्जी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूले, सबसे पहली चीज़ फार्मूले, वर्क पावर एनर्जी को कैलकुलेट करने के जितने भी फार्मूले होते हैं मैंने अपनी वीडियोज़ में भी करा रखे हैं। तो आपको ये तीनों जो टॉपिक्स हैं इनके फार्मूले होने चाहिए, इनकी थियरीज और इनके कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं, जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके रखना है। दूसरा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल लगाइए, लेकिन ये आपको क्लियर होने चाहिए, थियरी इनकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना होने पाए। न्यूमेरिकल वैसे बहुत कम चांस है इस बार भी आने के, लेकिन अगर 2-3 न्यूमेरिकल रखे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं इन्हीं से न्यूमेरिकल रखे जाएंगे। तीसरा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये गियर नहीं है, यहाँ पर डायमेंशन है। यूनिट्स और डायमेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि कोई डायमेंशन, कोई यूनिट दे देगा, उसका डायमेंशन बताना होगा, या फिर कोई क्वांटिटी दे देगा, उसका डायमेंशन आपको कंपेयर करना होगा। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कंपेयर करना होगा। तो यूनिट्स और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसमें 10-15 क्वेश्चन कराए हैं, आप उसको देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन यहाँ पर जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आपको उनके न्यूमेरिकल्स हार्ड लेवल के नहीं प्रैक्टिस करने हैं, उनकी थियरी और कॉन्सेप्ट और फार्मूले 3 चीज आपको क्लियर होने चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। साउंड एंड लाइट, साउंड एंड लाइट में दोनों आते हैं, जैसे कि लाइट में बहुत बड़ा चैप्टर आता है, ऑप्टिक्स भी इसी में इंक्लूड होता है, और वेव भी आता है, लाइट वेव आती है और साउंड वेव आता है। तो आपको तीनों चारों चीजें इसमें ध्यान रखना है। इसी में ऑप्टिक्स भी आता है, वेव्स भी आती हैं, साउंड वेव और लाइट वेव। तो आपको इन तीनों चैप्टर्स को तैयार करके रखना है। जनरल क्वेश्चन इसी से बनते हैं। छठा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सातवां करंट इलेक्ट्रिसिटी और आठवां है फ्लूइड मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 12th का चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 12th का चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले, उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको आने चाहिए। और यूनिट्स और डायमेंशन ध्यान रखना है आपको, इन सब चैप्टर से भी यूनिट्स डायमेंशन पूछ सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उनसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, इसमें भी थियोरिटिकल ही पूछा जाता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फार्मूले, उनके डायमेंशंस, और अगर फार्मूले पर सिंपल न्यूमेरिकल दे दिया जाए सिंपल फार्मूले पर, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में जैसे अभी तक उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है कि वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन या ऐसा कुछ दे दे। अभी तक उसने जो भी पूछा है इस तरीके से पूछा है कि इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, तो आपको उस तरीके से तैयार करना है। थोड़ा बहुत वेक्टर आपको आता ही होगा क्योंकि आपने 11th और 12th पढ़ रखा है। उसके बाद वेव्स, यहाँ पर वेव्स मैंने अलग से लिखा है, इसमें इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक उठा के ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको बताना पड़ सकता है। तो इसलिए वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सिंपल ग्राफ्स। सिंपल ग्राफ्स में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स भी हो सकते हैं, 4th चैप्टर के कुछ ग्राफ्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो गया। इस तरीके से जो ग्राफ्स हैं उनको आपको एक बार रीड कर लेना है कि ग्राफ कैसे बनते हैं और हम उससे क्या क्या निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, कंपैरिजन उससे कैसे कर सकते हैं कि अगर ये चीज दी हुई है ग्राफ में तो हम दूसरी चीज कैसे बताएंगे। उसके बाद आता है फोर्स। न्यूटन के तीनों लॉज इसमें पता होने चाहिए आपको, और तीनों लॉज के एप्लीकेशन, बस इतना ही फोर्स में आता है। जब अगर आपको ये तीनों चीजें तैयार होंगी, उसके एप्लीकेशन और लॉज, तो पूरा चैप्टर आपका तैयार होगा। इसी में सारे फार्मूले, सारे डेरिवेशन आ जाते हैं। आपको सिंपल फार्मूले और कॉन्सेप्ट तीनों लॉज के तैयार करने। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की आपको सिर्फ थियरी तैयार करनी है। थियरी, इसकी थियरी तैयार होनी चाहिए, इनके डायमेंशंस और कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, ये आपको याद होना चाहिए। यही पूछा जाता है। थियरी मतलब जैसे कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक टाइप की थियरी आती है, और यूनिट्स और डायमेंशन पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड का ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताओ किधर जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको थियोरेटिकल तैयार है, सिंपल एकदम बेसिक वाला, कोई भी हार्ड लेवल का इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिज्म में सिंपल बेसिक एकदम कंसेप्ट आना चाहिए आपको। आप ये 10th क्लास में भी है शायद मैग्नेटिज्म चैप्टर, वहां से भी देख सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मैंने बता दिया है। ऑप्टिक्स में लेंस, मिरर, फार्मूला आता है, और पावर ऑफ लेंस आता है,
इस तरीके से ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पावर ऑफ लेंस या फिर पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए कह सकता है। ऑप्टिक्स पर मैंने अपने वीडियोस में क्वेश्चन कराए हुए हैं फिजिक्स के, आप वहां से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स में ये मैंने 14 टॉपिक बताए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि आपको डिटेल में नहीं जाना है। इनके डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत बड़ा सिलेबस बन जाएगा। आपको एकदम बेसिक सिंपल पर टिके रहना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। पिछली बार का जो पेपर आया था वो बहुत ही आसान आया था, 11th 12th लेवल से बहुत कम उसने पूछा था, उसने ज्यादातर 9th और 10th लेवल का पूछ लिया था। तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आप सभी लोगों का बायोलॉजी तैयार होना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी बायोलॉजी तैयार होगी 11th और 12th दोनों की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बताने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। सेल से पूछा जाता है, सेल डिवीजन से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा जाता है, बायोमॉलिक्यूल से बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैंने रख दिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्मोन्स वाले चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हार्मोन्स वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूरी फिजियोलॉजी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे पूछे जा सकते हैं। डाइजेशन हटा दिया गया है चैप्टर से लेकिन वो उससे भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो चैप्टर हटे हैं ये सिलेबस से लोग डिसाइड नहीं किए हैं तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पूरी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी हार्मोन्स वाला चैप्टर है, जो ग्रोथ वाला चैप्टर है। हार्मोन्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। उसके बाद है टिश्यू चैप्टर, या फिर इसका नाम जो है एनसीईआरटी में ऑर्गेनाइजेशन नाम है उसका। आपको ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन चैप्टर से आपको ये पढ़ना है कि कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दिया था और आर्थ्रोपोड क्या होते हैं। इस तरीके से मतलब जैसे कि आपको सिंपल आइडिया होना चाहिए कि कौन क्या होता है, किसने दिया था क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट के नाम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाता है क्लासिफिकेशन में, कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। अगर 11th की आप एनसीईआरटी देखें तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है बेसिक लेवल का। उसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक्स देख लें। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर कुछ जरूरी है तो सबसे ज्यादा 9th और 10th की साइंस आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने से सबसे पहली चीज, जो यूपी सीनेट के पेपर का लेवल होता है उस लेवल की थियरी आपकी तैयार होगी। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि 9th 10th का कहाँ से आ जाएगा, लेकिन पिछली बार 2024 का पेपर जिन लोगों ने दिया था आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो लोग यही पछता रहे थे कि वो 11th 12th का खूब सॉल्व करके गए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके गए थे, हर चैप्टर का सब कुछ करके गए थे, लेकिन केमिस्ट्री में कोई 25 मार्क्स लेकर आया था, कोई 28 मार्क्स लेकर आया था, 30+ बहुत कम लोग केमिस्ट्री में गए थे। तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ये 11th 12th से तो पूछा जाता है, लेकिन वो इतना बेसिक लेवल का पूछा जाता है और इतना कंफ्यूज करके पूछा जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि ये 11th 12th में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। जैसे चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर फोकस इनका था पिछले 2024 में 9th और 10th का। आपको बेसिक इनऑर्गेनिक रीड करनी है। बेसिक इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे जो कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़नी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड की, या फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटम्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आता है, इसके चार्ज, इनके मास, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, किसने डिस्कवरी किया था, इस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। डीप में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, दिन कम है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे जिसके वीडियो से पढ़ रहे हैं, चाहे जहाँ से लेक्चर ले रखे हैं
वहां पे आपको इन चैप्टर्स पर ध्यान ज़्यादा देना है, मेरा कहना बस इतना सा है। उसके बाद आता है मोल्स। थर्मोडायनेमिक्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडॉक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडॉक्स से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी थियोरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगाना है आपको, और ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्शन पे जाना है, उसमें रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, सिंपल रेडॉक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक में मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, सिंपल टर्म्स पढ़ने हैं, कुछ कंपाउंड्स जिनको कॉमन नाम दिया गया है आपके में और फार्मूला दिया गया है और उनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ाया गया है, तो आपको उन कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है। बाकी सबसे ज़्यादा फोकस आप कर लीजिएगा 9th और 10th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर। ये मैं 2024 वाले पेपर को देखा था, उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पेपर इसी तरीके का आया था। बाकी लोग जो भी बता रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर ऐसा ही आया था। 9th 10th का ज़्यादा था उसमें केमिस्ट्री में, और 12th का 11th का कम था। उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उनके हर टाइप का प्रॉपर्टीज बता रखा है। आइडियल सॉल्यूशन का, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता रखा है, आपको उन प्रॉपर्टीज को याद रखना है। डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, डी एंड एफ ब्लॉक में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हम मूव किधर से करते हैं, इधर से करते हैं तो क्या होता है, उधर से करते हैं तो क्या होता है, अप से डाउन जाते हैं, डाउन से अप आते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पी ब्लॉक जो होता है केमिस्ट्री का हमारा, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपका पी ब्लॉक तैयार है, तब आप इसको देखिएगा, नहीं तो इसको मत देखिएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आए, तो उसके लिए आप अपना टाइम बिना वजह का ना खराब करिए। लास्ट में है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने अभी बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हम किधर से मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, अप साइड से डाउन साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। सिंबल्स, आपको एक चीज और होना चाहिए, सिंबल्स, मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, मास और एटॉमिक नंबर। इतनी चीजें अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपकी क्लियर रहेंगी तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं जनरल केमिस्ट्री। ये जनरल केमिस्ट्री जो मैंने लिख रखा है, ये बताने के लिए कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको केमिस्ट्री के डीप में नहीं जाना है। ये कि आप रिएक्शन, नेम रिएक्शन, ये सारी चीजें याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद करेंगे, उसमें एक भी नहीं आएगा, आपका पेपर खराब भी हो जाएगा और आप बाद में पछताएंगे भी कि पेपर इतना ईजी आया था फिर भी आपका नहीं हो पाया। अगर क्वेश्चन लेवल बढ़ता है तो मैंने बता रखा है 3-4 क्वेश्चन कठिन आएगा, 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आएगा, बाकी जैसे आता था वैसे ही आएगा, पेपर लेवल में कोई खास चेंज नहीं होगा। लास्ट में है 9th और 10th की केमिस्ट्री। ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपको ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आपकी केमिस्ट्री 11th 12th में वीक है तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, उसमें सिंपल तरीके से लिख रखा है 9th 10th में, और 11th 12th में थोड़ा डीप में लिख देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, आपका केमिस्ट्री तैयार नहीं है, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है कि 9th और 10th की केमिस्ट्री फिर आपको जरूर पढ़नी है, आपको तैयार होना चाहिए। और 2 सब्जेक्ट और आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, और दूसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप देख सकते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ज़्यादा फोकस करके तैयार करना चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसमें कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और 50% क्वेश्चन, इसमें 50% क्वेश्चन जो होते हैं ये बायोलॉजी के हैं। तो अगर बायोलॉजी का आपका पोर्शन तैयार है तो ऑटोमेटिक ही 50% नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप स्कोर कर ले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग से आता है, वाइटल साइंस से आता है,
और अगर हम बात कर लें तो हाइजीन से आता है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, हॉस्पिटल्स के सिंबल्स पे आता है। ये क्वेश्चन जो है ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। अगर आप थियरी पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड काफ़ी बड़ा है, आप उसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होता है और बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। इसमें जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हो, उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपके नज़र के सामने क्वेश्चन पड़ा रहेगा तो पेपर में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। पेपर में आप ध्यान से कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ रखा था, जब हमने दिया था हमें भी नहीं पता था कि ये आखिर होता क्या है, लेकिन इसमें बायो के क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे तो हमारे हो गए थे।